अगर आप किसी भी प्रकार के विज्ञान की बात करें तो आप उसमें बहुत सी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। चाहे आप जीव विज्ञान की बात करें या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान की बात करें, सभी में संख्याएं शामिल होती हैं। और बहुत सी स्थितियों में संख्याएं बहुत ही बड़ी होती हैं, वेरी लार्ज नंबर्स, या बहुत छोटी होती हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स। चलिए कोई बहुत बड़ी संख्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मानव शरीर में कितने कण होते हैं, या पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, तो ये सभी बड़ी संख्याओं के उदाहरण हैं। और अगर आपसे मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये बहुत छोटी संख्या होगी। तो अगर आप किसी भी विज्ञान की बात करें, सभी में आपको बहुत सी संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम रसायन विज्ञान में प्रयोग होने वाली सबसे आम संख्या यानी कि एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर को लेते हैं। अगर मैं इसे किसी संख्या को लिखने के मानक तरीके से लिखूं, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा: 6022 और उसके बाद 20 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर मैं यहाँ कुछ कॉमा भी लगा दूं तो भी ये नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए मैं यहाँ कुछ कॉमा लगा देता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं इसे कहीं लिखना चाहूं तो इसे लिखने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। और अगर मैं कोई शून्य भूल जाऊं या ज्यादा शून्य लगा दूं तो ये गलती जानना भी बहुत मुश्किल होगा। क्या हम इसे 6 के बाद 23 अंक या 6022 के बाद 20 शून्य से बेहतर किसी और तरीके से लिख सकते हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अगर आपके पास 12 ग्राम का कार्बन है, विशेष रूप से कार्बन 12 है, तो आपके पास इसमें कितने कण होंगे? और आपको पता है कि 12 ग्राम 1/50 पाउंड के बराबर होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि छोटी सी चीज में भी कितने कण हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको यहां रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहता हूं। मैं इस संख्या को लिखने का सरल तरीका बताना चाहता हूं। और इसे लिखने का सरल तरीका है वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे ये आपके लिए अस्वाभाविक हो, पर यह तरीका इसी तरह की संख्याओं के लिए बहुत आसान है। इसे दिखाने से पहले मैं आपको वैज्ञानिक संकेतन का सिद्धांत बताना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि 10 की घात शून्य किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहेंगे? हमें पता है कि ये 1 के बराबर होता है। 10 की घात 1 किसके बराबर होता है? ये 10 के बराबर होता है। 10 की घात 2 किसके बराबर होता है? ये 10 गुणा 10 यानी कि 100 के बराबर होता है। 10 की घात 3 क्या होता है? ये 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 के बराबर होता है। तो आप यहां एक सामान्य प्रतिरूप देख सकते हैं। 10 की घात शून्य यानी कि 1 में कोई शून्य नहीं है। 10 की घात 1 यानी कि 10 में 1 शून्य है। 10 की घात 2 यानी कि 100 में 2 शून्य है। और 10 की घात 3 यानी कि 1000 में 3 शून्य है। मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं 10 की घात 100 लूं तो ये किसके बराबर होगा? मैं इसे यहां पूरा नहीं लिखूंगा, पर यह होगा 1 के आगे 100 शून्य के बराबर। तो इसमें बहुत सारे शून्य होंगे, और अगर मैं इन शून्य को गिनूं तो यहां 100 शून्य होंगे। इस संख्या के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इस संख्या को गुगोल कहते हैं। 90 के दशक में अगर कोई गूगल के बारे में बात करता था तो उसका तात्पर्य खोज इंजन गूगल से नहीं होता था, बल्कि इस संख्या 10 की घात 100 से होता था, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप देखें तो यह संख्या ब्रह्मांड में कुल कणों की संख्या से भी ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में कितने कण यानी कि एटम्स हैं। मैं इसके बारे में बहुत समय से पढ़ रहा हूं, और जहां तक मुझे याद है, ब्रह्मांड में 10 की घात 79 से लेकर 10 की घात 81 कण है। ये बस एक अनुमान है।
इसे कोई गिन नहीं सकता। ये केवल लोगों के द्वारा लगाया गया अनुमान है। परंतु ये संख्या बहुत बड़ी है और एक दिलचस्प बात यह है कि इस संख्या से खोज इंजन गूगल का नाम प्रेरित है। मुझे नहीं पता कि वो इसे गूगल क्यों कहते हैं। शायद वो इसमें इतनी जानकारी एकत्रित करना चाहते थे या इतने बाइट्स की जानकारी एकत्रित करना चाहते थे। जो भी कारण था, चाहे ये संस्थापक की पसंदीदा संख्या थी या उन्हें ये नाम पसंद था, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये गूगोल है जिसमें एक के आगे 100 शून्य है। पर मैं इसे 10 की घात 100 के बराबर भी लिख सकता हूं, जो इसे लिखने का सरल तरीका है। इस तरीके से लिखना आसान है। अगर मैं इस मानक तरीके से लिखता तो इसे लिखने में मुझे बहुत समय लग जाता। यहां संख्या में सिर्फ 20 शून्य लिखने थे। अगर मैं 100 शून्य लिखने लगूं तो ये पूरी जगह भर जाएगी। इसलिए इसे इस तरीके से लिखना आसान है। पर हम उस संख्या को कैसे लिखेंगे जिसे हम सीधे 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते? उस संख्या को किस प्रकार हम 10 की घात के रूप में, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखेंगे? इस संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे? इसमें 1 2 3 और उसके बाद 20 शून्य है, यानी कि इस संख्या में इस 6 के बाद 23 अंक हैं। अगर मैं इसे 10 की घात के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 10 की घात 23। 10 की घात 23 किसके बराबर होता है? ये 1 के आगे 23 शून्य के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये 10 की घात के 23 बराबर है। अब अगर हम इस 10 की घात 23 को 6 से गुणा करें तो 6 गुणा 10 की घात 23 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 6 और उसके आगे 23 शून्य के। मैं इसे लिख देता हूं। हमें इस प्रकार 23 शून्य मिलेंगे। मैंने यहां यह किया है कि मैंने 6 को इस संख्या से गुणा किया है। 6 गुणा 1 6 के बराबर होता है और 6 गुणा ये सभी शून्य शून्य के बराबर होंगे। इसलिए हमें मिलेगा 6 और उसके आगे 23 शून्य। यह काफी लाभदायक था, लेकिन अभी भी हम इस संख्या को सही तरह से नहीं लिख पाए हैं क्योंकि इनमें दो भी है। तो हम इसे इससे बेहतर लिख सकते हैं। अगर हम इसे दशमलव के रूप में लिखें तो क्या होगा? ये संख्या बिल्कुल इस संख्या की जैसी है। अगर यहां 2 की जगह शून्य होते तो। अगर हमें यहां ये 2 चाहिए तो इसके लिए हम दशमलव का उपयोग कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब ये संख्या इस संख्या की तरह है, लेकिन इस प्रकार से लिखना ज्यादा आसान है। आप इसे फिर से जांच सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है तो इसमें काफी वक्त लगेगा। इसलिए पहले हम छोटी संख्या लेकर देखते हैं। लेकिन अगर आप 6.022 को 10 की घात 23 से गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी, यानी कि आपको ये एवोगैड्रो संख्या मिल जाएगी। आपको ये देखने में मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि यहां ये सिर्फ एक संख्या थी और यहां इसमें गुणन और 10 की घात का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये बहुत सरल है क्योंकि आपको इससे एकदम से शून्यों की संख्या का पता चल जाता है और ये किसी संख्या को लिखने का छोटा तरीका भी है। चलिए एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। मैंने एवोगैड्रो संख्या से शुरू किया था क्योंकि इससे हमें वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत का पता चलता था कि हमें चीजों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार कुछ और संख्याएं लेकर देखते हैं और उन्हें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 7345 और मैं इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहता हूं। इससे लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें पता है कि 10 की घात 3 1000 के बराबर होता है। तो ये 10 की अधिकतम घात है जिसे मैं यहां ले सकता हूं। ये 7000 है और उसके बाद ये 0.3
3000 है। उसके बाद है 0.004 हम इसे 7.345 गुणा 10 की घात 3 के बराबर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 0.3 गुणा 1000 क्या होता है? ये 300 के बराबर होता है। 0.04 गुणा 1000 कितना होता है? ये 40 के बराबर होता है। 0.005 गुणा 1000 किसके बराबर होता है? ये 5 के बराबर होता है। तो अगर मैं 7.345 को 1000 से गुणा करूं, तो मैं इसका गुणन इस प्रकार करूंगा कि मैं इन शून्यों को नजरअंदाज करके इसे 1 से गुणा करूंगा, जिससे मुझे 7345 मिल जाएगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ 3 शून्य हैं, जिन्हें मैं अंत में लगा दूंगा। और मेरे पास यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान है, 1 2 3। तो मैं दशमलव को 1 2 3 यहाँ लगा दूंगा। इस प्रकार हमें 7.345 गुणा 1000 7345 के बराबर मिल गया है। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए हम संख्या 6 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहते हैं। जाहिर है कि इसके लिए वैज्ञानिक संकेतन की आवश्यकता नहीं है, पर आप इसे कैसे लिखेंगे? हम संख्या 6 के लिए 10 की अधिकतम घात क्या ले सकते हैं? सबसे अधिकतम 10 की घात हम शून्य ले सकते हैं, जो 1 के बराबर होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है। तो 1 को किस संख्या से गुणा करें कि हमें 6 मिले? वो संख्या है 6। तो 6 को हम 6 गुणा 10 की घात 0 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा सरल तरीका है। तो देख सकते हैं कि हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दर्शा सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आप विज्ञान में बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या है, हम इसे इस रंग से लिख देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये संख्या है जिसमें 1 2 3 4 और 5 शून्य है, और उसके बाद 7 है। इस प्रकार की संख्या को हम 10 की घात के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? इस संख्या के लिए 10 की अधिकतम घात क्या ली जा सकती है, जिससे हम संख्या को विभाजित कर सकें? चलिए इसके बारे में सोचते हैं। जितनी भी 10 की घात हमने पहले ली थी, वो सभी धनात्मक थी। उसी प्रकार हम 10 की ऋणात्मक घात भी ले सकते हैं। हमें पता है कि 10 की घात 0 1 के बराबर होती है। तो यहां से शुरू करते हैं। 10 की घात ऋणात्मक 1 1/10 यानी कि 0.1 के बराबर होती है। मैं रंग बदल लेता हूं। 10 की घात ऋणात्मक 2 1/10 की घात 2 यानी कि 0.01 के बराबर होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। आपकी स्पष्टता के लिए मैं 10 की घात ऋणात्मक 3 भी ले लेता हूं, जो 1/10 की घात 3 के बराबर होता है, और जो 1/1000 या 0.001 के बराबर होता है। तो सामान्य प्रतिरूप के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 10 की ऋणात्मक घात का मतलब यहाँ शून्य की संख्याओं से नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि दशमलव के बाद कितने स्थान हैं। 10 की घात ऋणात्मक 3 में 2 शून्य है, लेकिन दशमलव के बाद 3 स्थान है। तो इसके लिए हम 10 की अधिकतम घात क्या ले सकते हैं? यहां दशमलव के बाद 6 स्थान हैं, तो 10 की घात ऋणात्मक 6 को हम लिख सकते हैं दशमलव और उसके बाद 6 स्थान, और आखिरी स्थान पर होगा 1। तो हमें मिलेंगे 5 शून्य और 1। ये 10 की घात ऋणात्मक 6 है। अब ये संख्या इस संख्या के 7 गुणा के बराबर है। तो अगर हम इस संख्या को 7 से गुणा करें तो हमें मिलेगा 7 गुणा 1, जो कि होता है 7, और दशमलव के बाद यहां 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि इन संख्या को 7 से गुणा करने पर हमें ये संख्या मिल रही है। हम इस संख्या को फिर से लिख सकते हैं। हर बार इस संख्या को इस प्रकार लिखने की जगह हम इसे 7 से गुणा
इस संख्या के बराबर भी लिख सकते हैं और ये संख्या 10 की घात ऋणात्मक 6 के बराबर है। तो इस प्रकार हम इस संख्या को 7 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप और संख्याएं भी सोच सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस संख्या में 7 के आगे 3 लगा दें तो हम इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम इस पहली संख्या को देखेंगे, क्योंकि ये इस संख्या के लिए ले जाने वाली अधिकतम 10 की घात को दर्शा रही है। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दर्शाने के लिए हम पहले इसी प्रकार की और कोई संख्या ले लेते हैं। तो मेरे पास है 0.000516। मुझे इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दर्शाना है। इसके लिए मैं सबसे पहली शून्यतर पर जाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि यहां 10 की अधिकतम घात क्या ली जा सकती है। तो मैं इसे गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5। तो मैं इसे 5.16 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 0.5 के आगे आ जाएगा और बाकी के अंक उसके बाद आ जाएंगे और इसलिए यहां 10 की अधिकतम घात 5 होगी। 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा 5.16 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप शून्यतर संख्या पर जाएं, जिससे आपको 10 की अधिकतम घात का पता चलेगा। 1 2 3 4 5, यहां 10 की घात ऋणात्मक 5 होगी, क्योंकि मैंने यहां से संख्याओं की गिनती की थी। इसी प्रकार आप भी गिनती करेंगे और उसके बाद की सभी संख्याएं दशमलव के पीछे आ जाएंगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। याद रखिए कि हमें हमेशा दशमलव से पहले शून्य लगाना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक संख्या है 0.000000008192, ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में आपसे गलती से कम शून्य या ज्यादा शून्य भी लग सकते हैं, तो ये आपके काम को कठिन बना देगा, विशेष रूप से अगर आप कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हों या आप कोई भी कार्य कर रहे हों। तो इसे हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो अगर आप बाहिनी ओर से शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहली शून्यतर संख्या से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 8.192 गुणा, अब यहां 10 की घात क्या लेंगे। तो चलिए इन संख्याओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम इस संख्या को भी लेंगे तो ये हो जाएगी 10। तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋणात्मक 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस संख्या को लिखना इस संख्या को लिखने से ज्यादा सरल है। अब वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का एक और गुण देखते हैं। मान लीजिए मुझे इन दो संख्याओं का गुणन करना है। मान लीजिए मुझे 0.0005 इसको 0.0008 से गुणा करना है। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यह मुश्किल भी हो सकता है। अगर दोनों संख्याओं में दशमलव के किसी भी तरफ 20 या 30 शून्य हो, मैं यहां शून्य लगा देता हूं। अगर आप इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो ये आपको और सरल लगेगा। इसे हम फिर से लिख सकते हैं 5 गुणा, अब 10 की घात हम क्या लेंगे। मेरे पास दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान है, यानी कि 5 गुणा 10 की घात 3, और ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात। माफ कीजिए, यह ऋणात्मक 3 आ जाएगा। यह बहुत जरूरी है क्योंकि 5 गुणा 10 की घात 3 5000 के बराबर हो जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखें। अब ये संख्या किसके बराबर होगी। इसमें दशमलव के पीछे 1 2 3 4 स्थान है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणन कर रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 गुणा 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में गुणन करने में कुछ अलग नहीं है, तो इन्हें गुणा करने के लिए हम संख्याओं के क्रम को बदल लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4। 5 गुणा 8
किसके बराबर होता है? हमें पता है ये 40 के बराबर होता है। तो ये हो गया 40 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4। आपको घातांक के नियमों से याद होगा कि अगर हम एक ही आधार की दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनकी घातांकें जमा हो जाती हैं। तो हम यहाँ ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 4 को जमा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋणात्मक 7 के बराबर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें एवोगैड्रो संख्या को गुणा करना है। हमें पता है ये 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होती है। मान लीजिए हमें इसे किसी छोटी संख्या जैसे 7.23 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 22 से गुणा करना है। ये बहुत ही छोटी संख्या है। इसमें आपके पास दशमलव के बाद 21 शून्य है और उसके बाद 7, 2 और 3 है। तो ये बहुत छोटी संख्या है। अब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में गुणा करते हैं, यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा 7.23 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 22। हम इन संख्याओं का क्रम भी बदल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.022 गुणा 7.23। यह वैज्ञानिक संकेतन का पहला हिस्सा है, गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 22। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणन करेंगे और इससे हमें कुछ संख्या मिलेगी और उसके बाद है 10 की घात 23 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 22। हम इन दोनों घातांकों को जमा करेंगे और हमें मिलेगा 10 की घात 1। तो ये जो भी संख्या आएगी, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो इसे मैं ऐसे ही गुणा करने की कोशिश करता हूं। ये लगभग 41 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 41 गुणा 10 की घात 1 के बराबर, या हम इसे 410 के बराबर भी लिख सकते हैं। सही उत्तर जानने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं का गुणन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्याओं को लिखने के लिए लाभदायक है।